हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जुडिशरी अकेडमी और मेरा नाम है इंदु चौहान। आज के इस वीडियो में हम लोग जुरिस्प्रूडेंस को आगे डिस्कस करने वाले हैं। मतलब लास्ट लेक्चर में हमने जुरिस्प्रूडेंस के अंदर हिस्टोरिकल स्कूल को शुरू किया था। ठीक है, अब हिस्टोरिकल स्कूल में हम लोग दो जूरिस को डिस्कस कर चुके थे। पहले का नाम था मॉन्टेस्क्यू और दूसरे का नाम था वॉन सेविग्नी। हम दो जूरिस को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम तीसरे और मोस्ट इंपॉर्टेंट जूरिस को डिस्कस करेंगे और कहा जाए तो ये बहुत रीसेंट टाइम के जूरिस्ट भी हैं, यानी कि बाकी सब बहुत पुराने हैं, ये रीसेंट है उनको ये भी बहुत पुराने हैं, इनको भी कब मत समझिएगा कब के जा चुके हैं। 1888 की बात हो रही है। ठीक है, सर हेनरी मैन की बात करते हैं। तो पहले जूरिस को स्टार्ट करने से पहले मैंने एक छोटा सा फ्लो चार्ट, इसमें हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले इनका लाइफ एंड वर्क ऑफ सर हेनरी मैन, यानी कि किसी भी जूरिस को स्टार्ट करने से पहले हम उनकी लाइफ और उनका काम देखते हैं कि उन्होंने कहाँ से एजुकेशन लिया, करियर क्या था, वो सब। ठीक है, उसके बाद में स्टेजेस एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉ। बेसिकली क्या था सर हेनरी मैन ने, हम जूरिस्प्रूडेंस में क्या पढ़ते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ लॉ पढ़ते हैं कि कैसे लॉ इवॉल्व हुआ। तो उन्होंने क्या किया, इस लॉ के डेवलपमेंट को एक स्टेजेस के अंदर डिवाइड कर दिया। अब वो स्टेजेस क्या थी क्या नहीं थी वो अभी हम सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद में टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़, एक्चुअली ये इसी से लिंक्ड है। कैसे लिंक्ड है ये मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन हम इसमें टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़ भी देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि सर हेनरी मैन हैं कौन। सबसे पहले इनका पूरा नाम सर हेनरी जेम्स सामरमैन पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार एमसीक्यूज और वन वर्ड के अंदर आपसे पूछ लिया जाता है, तो यू मस्ट नो। ठीक है, देन ही इज़ अ ब्रिटिश कंपैरेटिव जूरिस्ट एंड अ हिस्टोरियन. After his education from the Cambridge University, he joined as a professor of civil law in that university. यानी कि पहले उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपना एजुकेशन लिया, उसके बाद में उसी कॉलेज के अंदर उसी यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर एज अ प्रोफेसर ज्वाइन किया सिविल लॉ इन 1847. इनका क्लासिक वर्क एंशिएंट लॉ 1861 में आया था, हमेशा याद रहना चाहिए, अगेन एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट चीज़। उसके बाद में इनके बारे में खास चीज़ क्या है, ही वॉज अ लॉ मेंबर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन इंडिया ड्यूरिंग 1863 टू 1869। ठीक है, 1863 से 1869 में क्या थे, लॉ मेंबर थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के इंडिया के अंदर। ठीक है, ही वॉज अ सक्सेसर ऑफ लॉर्ड मैकॉली। ठीक है, ही ड्रू अ कंपैरिजन बिटवीन द इंडियन लॉ एंड द लॉज ऑफ द वेस्टर्न सोसाइटीज़। एक इंपॉर्टेंट बात है इनके बारे में, ही हेल्ड द पोस्ट ऑफ मास्टर ट्रिनिटी हॉल इन द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। और इनके जो अदर वर्क्स हैं वो हैं विलेज कम्युनिटी, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन, डिजर्शन ऑफ अर्ली लॉ एंड कस्टम्स। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सर हेनरी मैन के बारे में कि कौन है, इनकी एजुकेशन क्या है, इनका करियर क्या है, इनके फेमस वर्क क्या है। बेसिकली आपको कुछ नहीं है, याद होनी चाहिए, रट्टाफिकेशन का काम है, एक्सप्लेनेशन की ऐसा कोई नहीं है, बट इतना आपके लिए इनफ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई डोंट थिंक सो इससे बाहर कुछ भी आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, स्टेजेस एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉ। तो इन्होंने क्या किया कि जो स्टेजेस थी लॉ की, उन्होंने को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया। सबसे पहली बात करते हैं डिवाइन लॉ, देन कस्टमरी लॉ, नॉलेज ऑफ द लॉ इन द हैंड्स ऑफ प्रीस्ट एंड द कोडिफिकेशन। ठीक है, 4 स्टेजेस में डिवाइड किया। अब सबसे पहली स्टेज को देखते हैं, वो है हमारा डिवाइन लॉ। इनका कहने का क्या मतलब था कि जो सबसे पहले स्टार्टिंग की बात करें तो जो लॉ है वो एक किंग की कमांड होती थी, यानी कि हम उसे क्या मानते थे, उस किंग को हम बिलीव करते थे कि वो किसके अंडर वर्क कर रहा है, अंडर द डिवाइन इंस्पिरेशन ऑफ द गॉडेस ऑफ जस्टिस। यानी हम उनको भगवान का मैसेंजर मानते थे कि वो भगवान के मैसेंजर हैं, वो हमें कमांड दे रहे हैं और हमें उस चीज़ को क्या करना है, फॉलो करना है। तो ऐसे आया हमारा डिवाइन लॉ, यानी कि पहले क्या चीज़ें थी, डिवाइन लॉ, किसी ने कमांड दी, किसी ने नहीं, एक्चुअली उन लोगों ने कमांड दी जो कि डिवाइन इंस्पिरेशन ऑफ गॉडेस ऑफ जस्टिस के अंडर काम कर रहे हैं, और इसलिए हम उसे डिवाइन लॉ कहने लगे। यानी कि एक किंग कमांड देता था और इन्फीरियर्स उस चीज़ को फॉलो करते थे, ओबे करते थे। ठीक है, उसके बाद में आते हैं कस्टमरी लॉज। अब क्या हुआ कि जो किंग्स थे वो कमांड देते गए, उसके बाद में वो चीज़ क्या बन गई, कस्टम बन गई, लोगों ने फॉलो करना स्टार्ट किया और उस चीज़ को कस्टम बना दिया। ऐसा आता है हमारा कस्टमरी लॉ। डिटेल बेसिक मतलब इस चीज़ का यही है, पर डिटेल का आंसर आते हैं, इसलिए मैंने कुछ फॉर्म्स लिखे हैं ताकि आप उसको एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में एग्जाम्स में लिख पाएँ। ठीक है, जस्ट इस बात का यही था। ठीक है, क्या था कि लोगों ने, किंग ने रूल्स बनाए, लॉज बनाए, लोग उस चीज़ को फॉलो करते रहे और फॉलो करके उस चीज़ को क्या बन गए, वो चीज़ें कस्टम बन गए। एक ही लॉ को अगर हम लंबे टाइम तक फॉलो करते रहते हैं तो क्या बन जाते हैं, कस्टम्स बन जाते हैं। तो ऐसे आया हमारा कस्टमरी लॉ। फिर आता है द नॉलेज ऑफ लॉ इन द हैंड ऑफ प्रीस्ट।
ठीक है। अब क्या हुआ कि लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए किंग्स क्या करते थे, जो भी लॉज बनाते थे वो प्रीस्ट डिसाइड करते थे, यानी कि उनसे इन्फीरियर जो लोगों तक ये लॉज पहुंचाते थे, फॉलो करवाते थे। तो उनकी नॉलेज में ये उनको नॉलेज होने लग गया बहुत सारा लॉ का, और उन्होंने क्या कहा कि हमें ये जो लॉज हैं वो याद रहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि तब तक राइटिंग का जो भी चीज़ थी कि यहाँ पर लॉज को लिख लें, वो तब तक डेवलप नहीं हुई थी या इन्वेंट नहीं हुई थी। मैं इसको एक बार पढ़ के बताती हूँ, आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट एंड एग्जीक्यूट द लॉ इंस्पायर्ड बाय द प्रीस्ट क्लास, द किंग्स राइट क्लेम्ड टू बी लर्न as law as well as the religion. The priest class claimed that they remembered the rules of customary law because the art of writing was not developed. उन्हें याद रहती थी, क्योंकि उस समय राइटिंग की चीज़ें डेवलप नहीं हुई थी। तो क्या पढ़ा हमने? डिवाइन लॉ, यानी कि एक किंग है जो कि लॉज बना रहा है, ऑर्डर्स दे रहा है, और लोग उस चीज़ को इस बिलीव में फॉलो करते हैं कि वो भगवान का एक मैसेंजर है जो हमें लॉज दे रहा है और हमें उसे फॉलो करना है। फिर उन चीज़ों को फॉलो करते रहे तो वो बन गए कस्टम्स। उसके बाद में प्रीस्ट आते हैं जो उस चीज़ को फॉलो करवाते हैं, तो वो क्या आते हैं, उनको लॉज याद रहे, कस्टम्स और ये चीज़ें याद रहने लग गई, तो वो उनकी हैंड में चल गई, यानी उन चीज़ों को, उस चीज़ को नॉलेज होने लग गया उन प्रीस्ट को। तो ये 3 स्टेजेस हुई, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगी। कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, मैं आई टू एक्सप्लेन इट अगेन, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट स्टेज यानी लास्ट स्टेज की, दैट इज़ कोडिफिकेशन, ठीक है। अब कोडिफिकेशन की बात करते हैं, तो कोडिफिकेशन क्या है? अब ये कोडिफिकेशन आज का कोडिफिकेशन नहीं है कि आज की हम बात करें कि आज कैसे लॉज को हम कोडिफाई करते हैं, वो नहीं। आज से 100-200 साल पुरानी बात हो रही है। तो वहाँ पे क्या होता था कि कोई लॉज बनते थे, ठीक है, उन्हें कस्टम्स, फिर वो कस्टम्स बन जाते थे, तो उनको क्या होता था, एक कोड बना दिया करता था, ठीक है। कुछ यहाँ पे नेम्स भी थे, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, लेकिन हाँ, उन चीज़ को एक पर्टिकुलर कोड बन जाता था वो, ठीक है। तो उसे यहाँ पे कोडिफिकेशन कहा गया है। तो मैं एक बार पढ़ देती हूँ। देन कम्स द एरा ऑफ कोडिफिकेशन, द मार्क्स द फोर्थ एंड द परहैप्स द फाइनल स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लॉ। द सेक्शन ऑफ द स्कॉलर्स एंड जूरिस्ट केम फॉरवर्ड टू कॉन्डेम द अथॉरिटी ऑफ प्रीस्ट एज अ लॉ ऑफिशियल्स। उनको लॉ ऑफिशियल्स बनाए गए। उसके बाद में उन लॉज को क्या किया, एज अ कोड फॉर्म में लिखा गया। He advocated the codification of law to make it accessible and easy to know. It broke the monopoly of priest class in the matter of administration of law. क्योंकि उनको क्या करते था, उनको कोड्स के फॉर्म में बना दिया गया था। इससे जो प्रीस्ट की मोनोपोली थी वो कम हो गई थी, ठीक है। 4 स्टेजेस, सबसे पहले डिवाइन लॉ पढ़ी हमने, नेक्स्ट हमने कस्टमरी लॉ पढ़ी, बाद में प्रीस्ट का पढ़ा, देन हमने कोडिफिकेशन पढ़ा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में होगी। ये हो गई 4 स्टेजेस। अब ये टाइप्स ऑफ सोसाइटीज इससे कैसे लिंक है वो बताती हूँ, ठीक है। अब ये 4 स्टेजेस के बाद में, यानी कि ये 4 स्टेजेस किसी भी सोसाइटी ने फुलफिल कर ली, यहाँ तक पहुँच गए फाइनल स्टेज तक। इसके बाद में अगर कोई भी सोसाइटी डेवलप करती है तो उसे हम प्रोग्रेसिव सोसाइटी कहते हैं, अगर 4th स्टेज के आगे डेवलप होती है तो, और वहीं रुक जाती है, नहीं डेवलप होता थी, तो हम उसे स्टैटिक सोसाइटी कहते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, when the primitive law has been embodied in a code, there is an end to the spontaneous development such as communities or societies which do not modify or go beyond the 4th stage are called the static society. जैसे कि मान लीजिए स्लेव है तो उसका बच्चा स्लेव ही बनेगा, ठीक है। धोबी है तो उसका बच्चा धोबी बनेगा, ठीक है। या कोई वो है, हाउस हेल्प है तो वो हाउस हेल्प ही बनेगा, कोई फार्मर है तो उसका बेटा फार्मर ही बनेगा। तो जो ये होती थी ऐसी सोसाइटीज़ जो इस स्टेज ऑफ लॉ के बाद में डेवलप नहीं कर पाती थी, यानी कि अपनी नीड्स के आगे बढ़ नहीं पाती थी। जैसे कि क्या होता है, विद टाइम लोगों की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स चेंज होती है और ये उसके साथ चेंज नहीं होते थे, उन्हीं कस्टम्स और उन्हीं लॉज के अंदर अटके रहते थे। तो उन सोसाइटीज़ को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक सोसाइटी, यानी कि ये इस पर्टिकुलर स्टेज के आगे कभी बढ़ ही नहीं पाई। अब लेकिन कुछ सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं जो इस स्टेज के आगे बढ़ती हैं, अपनी नीड्स और अपनी रिक्वायरमेंट्स के आगे चेंज होती हैं, ठीक है, न्यू लॉज को अडॉप्ट करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं और उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस लेकर आते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़। दो सोसाइटीज़ विच गो बियॉन्ड द 4th स्टेजेस एज डेवलपिंग देयर लॉ बाय न्यू मेथड्स आर प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़। अब ये डेवलप कैसे होती है, यानी कि 4th स्टेज के आगे बढ़े तो आप प्रोग्रेसिव सोसाइटी में आते हैं, ठीक है।
और प्रोग्रेसिव स्टडी जो सोसाइटीज़ है वो कैसे डेवलप करती हैं? थ्रू लीगल फिक्शंस, इक्विटी एंड लेजिस्लेशन। इक्विटी एंड लेजिस्लेशन आप जानते हैं, जहाँ पे इक्वालिटी होगी वहाँ इक्विटी की बात करते हैं। लेजिस्लेशन यानी कि लॉ मेकिंग होने लग गया, लॉज बनने लग गए, न्यू मैथड्स लोगों की न्यू नीड्स के हिसाब से। लीगल फिक्शन क्या है? लीगल फिक्शन चेंजेस द लॉ अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन द लेटर ऑफ लॉ। ठीक है, यानी कि जो लॉ लिखा हुआ है उसमें बिना चेंज किए बिना लोगों की नीड्स के हिसाब से चेंजेस लेकर आए गए। इट हार्मोनाइजेज द लीगल ऑर्डर बट मेड द लॉ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। क्योंकि लेटर्स के अंदर कोई चेंज नहीं आया, इसलिए जो डिफ़िकल्टी हो जाती थी एक लॉ को समझने में, लेकिन लीगल फिक्शन के थ्रू ये लोग प्रोग्रेसिव सोसाइटी आगे बढ़ी, इक्वालिटी आ गई, लॉ मेकिंग आ गई, तो इसके थ्रू क्या हुआ, जो हमारी सोसाइटीज़ थी वो आगे बढ़ी। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने 4 स्टेजेस डिस्कस करी। डिवाइन लॉ, सबसे पहले डिवाइन लॉ था, फिर कस्टम लॉ आए, उसके बाद में प्रीस्ट की नॉलेज के थ्रू लॉज बने, बाद में कोडिफिकेशन, कोड्स बनने लग गए। ठीक है, उसके बाद में ये भी स्टेजेस हैं, लेकिन इनको सोसाइटीज़ फॉर्म में सर हेनरी मैन ने बताया कि अगर 4th स्टेज के बाद में कोई डेवलप नहीं कर पाता है तो वो स्टेटिक सोसाइटी है, स्टेटिक नहीं स्टैटिक सोसाइटी है। ठीक है, और अगर कोई आगे बढ़ पाया तो उसको प्रोग्रेसिव सोसाइटी कहते हैं। स्टैटिक सोसाइटी लोगों के स्टेटस पे डिपेंड करती है। ठीक है, जैसा उसका स्टेटस होता है वैसा ही उनके आगे की जो जनरेशन है उनका भी स्टेटस होता रहेगा, इसलिए यहाँ बात करते हैं स्टेटस की। यहाँ हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की, क्योंकि लोग अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से अपने लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाने लग गए, लोगों की नीड्स के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ आता है कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ आता है स्टेटस। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बात करते हैं स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट की। अब जो सर हेनरी मैन थे उन्होंने एक बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कही, द मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटी वॉज हियर टू द मूवमेंट फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी स्टेटिक सोसाइटी टू द प्रोग्रेसिव सोसाइटी। He explained that in early times an individual's position in his social group remained fixed and he imposed the comfort or required. He accepted such fate as he found it. Later on there came a time when it was possible for an individual to determine his own destiny through his instrument of contract. No longer anything was imposed on the external forces. ठीक है, यानी कि बेसिकली पहले तो आपको ये वाली जो लाइन है वो हमेशा याद होनी चाहिए, एग्जाम के अंदर आ जाती है और इसके आगे आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है कि ये सर हेनरी मैन की एक इंपॉर्टेंट सेइंग थी कि लोग स्टेटस से कैसे कॉन्ट्रैक्ट की तरफ मूव है, एक स्टैटिक सोसाइटी से कैसे प्रोग्रेसिव सोसाइटी के थ्रू आए। सो दिस इज व्हाट स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, जो मैंने आपको उन सोसाइटीज़ के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे बता सकते हैं। मुझे नोट्स के लिए आप मुझे मेरी इंस्टा आईडी पे डीएम कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। ठीक है, मैं आप तक रीच आउट करने की कोशिश करूँगी। अगर यहाँ तक वीडियो देखा हो और सब समझ में आया हो तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़ कर दीजिएगा। आपके लिए 1 सेकेंड लगता है और मेरे लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसा लगा, तो मैं और ऐसे वीडियोज़ में दैट मोटिवेट्स मी टू मेक द वीडियोज़। थैंक यू, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।